हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सरकारी कोचिंग पर। आइए लेक्चर 4 में आगे बढ़ते हैं, जानते हैं द्विगुण व्यंजन। टॉपिक 5 द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन कौन से होते हैं? देखिए, डा और ढा, ये दो व्यंजन द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। और साथ ही साथ ये उच्छिप्त व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन, निर्मित व्यंजन तथा आगत व्यंजन भी कहलाते हैं। आगत व्यंजन भी कहलाते हैं। तो द्विगुण व्यंजन कौन से होते हैं? डा और ढा, इन्हें उच्छिप्त व्यंजन भी कहते हैं, निर्मित व्यंजन भी कहते हैं और आगत व्यंजन भी कहते हैं। जब भी पूछा जाए तो आप इन्हें बता सकते हैं कि ये व्यंजन द्विगुण व्यंजन होते हैं। पॉइंट 6 वैदिक व्यंजन। वैदिक व्यंजन कौन से होते हैं? वैदिक व्यंजन होता है ये, इसे हम लुंठित ला कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इसे लुंठित ला कहते हैं। लुंठित ला कहते हैं। इसका जो प्रयोग है मराठी भाषा में आज भी किया जाता है। मराठी भाषा में आज भी प्रयोग होता है। तो वैदिक व्यंजन जो लुंठित ला होता है उसे हम वैदिक व्यंजन कहते हैं और ये मराठी भाषा में आज भी प्रयोग किया जाता है। आप कभी समाचार पत्र वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि इसका प्रयोग होता है। तो ये व्यंजन के कुछ भेद थे जो मैंने आपको बताए। अब वायु संवेग के आधार पर वर्ण के भेद हम आपको बताएंगे। व्यंजन में अब टॉपिक आएगा वायु संवेग के आधार पर वर्ण भेद। तो हेडिंग डाल लीजिए, वायु संवेग के आधार पर। पॉइंट पहला बहुत इम्पोर्टेंट है ये, अल्प प्राण। दूसरा पॉइंट महाप्राण। तो दो ये भेद हैं वायु संवेग के आधार पर जिनमें बांटा गया वर्णों को। तो आइए जानते हैं अल्प प्राण। अल्प प्राण क्या होते हैं? अल्प प्राण हेडिंग डाल लीजिए, हम स्टार्ट करेंगे अल्प प्राण से। अल्प प्राण, प्राण का मतलब होता है वायु। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु धीरे ली अथवा छोड़ी जाए उसे अल्प प्राण ध्वनि कहते हैं। अल्प प्राण, अल्प मीन्स कम, आधा, और प्राण मीन्स वायु। प्राण जब हम बोलते हैं कि उसमें प्राण नहीं रहे, यानी उसमें एक वायु सी होती है जो कि शरीर छोड़ करके निकल जाती है। तो इसलिए ये एक ट्रिक है, याद रखिए कि प्राण का मतलब होता है वायु और वायु से ही इसकी डेफिनेशन बनेगी। तो डेफिनेशन आप लिख लेंगे, डेफिनेशन के थ्रू आसानी से सारे वर्ण याद हो जाते हैं। तो आइए डेफिनेशन इसकी लिखते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में
जिन वर्णों के उच्चारण में वायु धीरे से ली अथवा छोड़ी जाए उसे अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं, अल्पाण ध्वनि कहते हैं। तो अल्पाण ध्वनि क्या होती है? जिसमें वायु धीरे से ली अथवा छोड़ी जाए। तो जो वर्ण इस प्रकार से बोले जाते हैं उन वर्णों को हम अल्प प्राण की श्रेणी में रखते हैं। ये एग्जाम में अवश्य पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत ही गौर से पढ़ें आप। तो जानते हैं कौन कौन से वर्ण होते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें है प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्प प्राण है। वर्ग मतलब जैसे मैंने जो वर्ग बताए थे आपको, कंठ, तालु, दंत, मूर्धा, ओष्ठ, ये का से लेकर के अंत तक, ज्ञा तक जो भी हैं, तो मैं अभी आगे आपको उनका साक्षात्कार भी कराऊंगा, लिखाऊंगा। दूसरा पॉइंट डालिए, प्रत्येक अंतःस्थ व्यंजन अल्प प्राण है। तो जो अंतःस्थ व्यंजन मैंने आपको बताए थे, या, रा, ला, वा, जिनको बोलते वक्त हम श्वास को अंदर की तरफ खींचते हैं, ऐसे व्यंजन अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। तो आइए अब श्रेणी वाइज हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से कौन कौन से व्यंजन इसमें आते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला पॉइंट जो मैंने बताया, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्प प्राण है। ये याद करने के लिए बहुत ही आसान रहता है। पहला, तीसरा, पांचवा, पहला वर्ग क्या होता है? जैसे का वर्ग है तो का वर्ग में पहला क्या आया? का, खा को छोड़ देंगे, फिर आएगा गा और अंत में क्या आएगा? णा। तो ये पहले वर्ग में पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, ये सब अल्प प्राण की श्रेणी में आते हैं। जब हम इन्हें बोलेंगे, देखिए परिभाषा में क्या दिया हुआ है, जिन वर्गों के उच्चारण में वायु धीरे से ली अथवा छोड़ी जाए। जैसे देखिए क, ग, णा। लेकिन अगर हम खा बोलते, दूसरा पॉइंट जो कि हम अगर दूसरा वर्ण बोलते खा, खा, तो क्या होता? वायु धीरे से नहीं ली जाती है, छोड़ी जाती है, एकदम सारी वायु जैसे बाहर निकल गई हो। ख, घ, आप बोल के देखेंगे समझ में आ जाएगा। जो दूसरा वर्ग है चा वर्ग, उसमें देखेंगे पहला ये चा, इसके बाद जा और अन्ना, इसी प्रकार टा, डा और अणा, इसके बाद ता, द, न, प, फ, ब, इसमें आएगा ब और मांद। और अब जो बचे अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन कौन से? या, रा, ला, वा, या, रा, ला और वा, ये भी ये हैं अंतःस्थ व्यंजन। ये सारे जो व्यंजन हैं वो इसमें आते हैं। देखिए मैंने जो आपको लुंठित ला बताया था वो तो आता ही है। अब इसमें देखिए अंतःस्थ व्यंजन में मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। देखिए ये जो ला होता है इसको हम पार्श्विक ला बोलते हैं, ठीक है ना। ये क्या है? पार्श्विक। अगर पार्श्विक वर्ण पूछा जाए तो वो कौन सा होता है? ला। और रा को हम अपनी भाषा में
रा को हम अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? लुंठित। तो अपने हिंदी भाषा में रा क्या है? लुंठित वर्ण है। और ला क्या है? पार्श्विक वर्ण है। पार्श्विक क्यों है? जब भी हम ला को बोलते हैं तो हमारी जो जीभ है वो क्या होती है? एक पार्श्व की तरह बन जाती है। देखिए ला मुड़ जाती है एकदम ऊपर जाकर ला, तो आगे क्या जो नुक होता है एकदम आगे की तरफ घूमने लगती है, एक पार्श्व बन जाती है, इस वजह से पार्श्विक ला बोलते हैं। ठीक है ना। तो आइए अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। पहला पॉइंट हमने अल्प प्राण जाना, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु धीरे से ली अथवा छोड़ी जाए। आप बोल करके देखेंगे क ग ण च ज ङ, तो बहुत ही कम वायु का प्रयोग होता है। लेकिन अगर खा और घा बोलेंगे और चा के बाद छा बोलेंगे तो पूरी वायु, बहुत ज़्यादा वायु का प्रयोग होता है। इस वजह से ये अल्प प्राण में नहीं आएंगे। तो पॉइंट नंबर अब हम डालेंगे 2, जिसका नाम है महाप्राण। तो महाप्राण क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास तेजी से ली अथवा छोड़ी जाए। बिल्कुल अल्प प्राण का अपोजिट। जब यहाँ लिखा हुआ था अल्प प्राण, अब लिखा है महाप्राण। महा मतलब अधिक, अल्प मतलब कम, और प्राण मतलब वायु। अब आपको इसी से ही याद हो जाएगा, महाप्राण तो ज़्यादा वायु। तो इसमें हेडिंग में डाल करके लिखेंगे जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास तेजी से ली अथवा छोड़ी जाए उसे हम महाप्राण ध्वनि में गिनते हैं। तो महाप्राण ध्वनि कौन सी होगी? जिसमें श्वास, जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास तेजी से ली अथवा छोड़ी जाए। महाप्राण मतलब क्या? अधिक वायु। तो पॉइंट 1 क्या हैगा? कौन से होंगे पॉइंट 1 में? प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण महाप्राण होगा। और दूसरा पॉइंट क्या होगा? प्रत्येक ऊष्म व्यंजन महाप्राण होगा। जो प्रत्येक ऊष्म व्यंजन मैंने आपको बताए थे, सीटी वाला सा, षटकोण वाला सा और सरौता वाला सा और हा। ये जो संघर्षी व्यंजन भी होते हैं इन्हें ही हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो अब जानेंगे कौन कौन से वर्ण इसमें आएंगे। तो पहला पॉइंट क्या कहता है कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा तथा चौथा जो वर्ण है वो महाप्राण की श्रेणी में आएगा। कौन सा? दूसरा और चौथा। तो पहला वर्ग अगर का वर्ग लें तो खा और चौथा घा। इसी प्रकार चा वर्ग लेंगे तो छा और चौथा झा। टा वर्ग लेंगे तो ठा और ढा। इसी के साथ ता वर्ग लेंगे तो था और धा। पा वर्ग लेंगे तब फा और भा। तो दूसरा चौथा जो वर्ण होते हैं वो महाप्राण की श्रेणी में आते हैं। और दूसरा जो पॉइंट कहता है वो कहता है ऊष्म व्यंजन। जो जितने भी ऊष्म व्यंजन हैं वो महाप्राण की श्रेणी में आएंगे। तो ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं। एक सीटी वाला सा, षटकोण वाला सा, सरौता वाला सा और हा। ये ऊष्म व्यंजन हैं जो महाप्राण की श्रेणी में आते हैं। तो आप समझ पाए होंगे महाप्राण मतलब अधिक वायु का निकास। यदि अधिक वायु का निकास हो रहा है तो वो महाप्राण की श्रेणी में आएंगे। या तो वायु अधिक ली जाएगी या छोड़ी जाएगी। तो महाप्राण व्यंजन कौन से हो गए वर्ण? दूसरे और चौथे प्रत्येक वर्ग के और ऊष्म श्रेणी व्यंजन वर्ण। तो गाइस एक बार देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट हमने क्लियर किए। पहला पॉइंट आज हमने इस लेक्चर में देखा द्विगुण व्यंजन, जो कि डा और ढा के रूप में हैं, जिन्हें हम उच्छिप्त व्यंजन, निर्मित व्यंजन तथा आगत व्यंजन भी कहते हैं। इसके बाद हमने देखा वैदिक व्यंजन, जिसका प्रयोग आज मराठी भाषा में किया जाता है, जिसे हम लुंठित ला बोलते हैं। आप जब भी मराठी समाचार पत्र वगैरह देखेंगे तो उसमें देखेंगे इस प्रकार से लुंठित ला का प्रयोग होता है। इसके बाद जो अगला पॉइंट हमने देखा
वो था वायु संवेग के आधार पर वर्ण के भेद। वायु संवेग के आधार पर जो वर्ण भेद हैं उसमें दो वर्ण भेद हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण यानी अल्प मतलब कम, प्राण मतलब वायु। तो जिसमें कम वायु का प्रयोग होता है, ऐसे जो वर्ण होते हैं वो अल्प प्राण की श्रेणी में आते हैं। तो आप इसकी परिभाषा अवश्य याद रखें। तो पहला पॉइंट क्या था, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्प प्राण है। दूसरा पॉइंट था प्रत्येक अंतःस्थ व्यंजन अल्प प्राण है। तो जो वर्ग हैं वो आप देख सकते हैं, स्पष्ट श्रेणी में मैंने वर्ग बताए थे, का से लेकर के पा वर्ग तक 5 वर्ग बताए थे। आप पिछले लेक्चर में देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा, आप उसमें जा कर के देख पाएंगे। तो का वर्ग में अगर हम लें तो पहला, तीसरा, पाँचवा, तो पहला का होता है, तीसरा पॉइंट गा होता है और पाँचवा अड़ा होता है। इसी प्रकार चा में लें तो पहला चा, तीसरा जा और इसके बाद अंगा। इसी प्रकार ये सारे क्रमवाइज लिखे हुए हैं, आप इन्हें आसानी से याद कर पाएंगे। और दूसरा पॉइंट कहता है कि प्रत्येक अंतःस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा, अंतःस्थ व्यंजन। तो अंतःस्थ व्यंजन मैंने आपको समझाए थे, अंतःस्थ जिसमें वायु को अंदर की तरफ खींचा जाता है, ऐसे जो वर्ण होते हैं वो अंतःस्थ व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। ये 4 होते हैं, या, रा, ला, वा। इसमें और मैंने आपको ये रा जो बताया है कि रा भी लुंठित की श्रेणी में आता है, जो हमारे हिंदी में प्रयोग किया जाता है। और ला को हम पार्श्विक कहते हैं। पार्श्विक क्यों कहते हैं ये मैंने आपको बताया कि ये पार्श्व की स्थिति बना लेता है, इस वजह से पार्श्विक इसे कहते हैं। बोलते समय ये पार्श्व की स्थिति बन जाती है, इस कारण से पार्श्विक ला बोलते हैं। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट आया वो था महाप्राण। तो महाप्राण, महा का मतलब अधिक, प्राण का मतलब वायु। महाप्राण अधिक वायु का जिस वर्णों के प्रयोग हो, अधिक वायु का जिन वर्णों के बोलने में प्रयोग होता है, ऐसे वर्ण महाप्राण की श्रेणी में आते हैं। तो परिभाषा क्या थी, जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास तेजी से ली अथवा छोड़ी जाए, तो ऐसे वर्ण महाप्राण की श्रेणी में आएंगे। महा मतलब अधिक, प्राण मतलब वायु। तो पहला पॉइंट क्या था, प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ग वर्ण। दूसरा पॉइंट था प्रत्येक ऊष्म व्यंजन। तो कौन कौन से थे, आइए ये भी जान लेते हैं। तो दूसरा और चौथा, पहला पॉइंट कहता है दूसरा और चौथा। तो दूसरा चौथे में अगर वर्ग के हिसाब से देखें तो का वर्ग में देखें तो खा होगा, चौथा घा होगा। चा में देखें तो छा होगा और झा होगा। इसी प्रकार ठा, ढा, था, दहा, फा और भा। और दूसरा पॉइंट कहता है सभी ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन मैंने आपको बताए थे, जिनको बोलने में शरीर में गर्मी उत्पन्न हो जाती है या बोलने में वायु का निकास ज़्यादा मात्रा में हो जाता है, ऐसे जो वर्ण होते हैं वो ऊष्म व्यंजन कहे जाते हैं। तो सा, सा, सा और हा। तो आप ये क्लियर तरीके से समझ पाए होंगे, आशा करता हूँ अच्छे से आप पढ़ें। और यदि आपको कोई समस्या उत्पन्न हो रही है, कहीं समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य लिखें। मैं अवश्य आपकी जो समस्या है उसका निदान करूंगा। और साथ ही साथ हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक भी करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और कोशिश करूं कि आपको अच्छे से अच्छा हिंदी व्याकरण के जो सारे पहलू हैं उन्हें पढ़ा सकूं।